हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडिक्स। आज हम लोग एसटी नंबर 344 के इंग्लिश सेक्शन को डिस्कस करेंगे और इसमें देखेंगे कि पेपर कैसा था, क्या क्या इसकी बारीकियां हैं पेपर की। चलिए शुरू करते हैं। पेपर कुल मिला जुला के मॉडरेट लेवल का है, ना बहुत टफ ना बहुत इजी। ज़्यादातर पेपर ऐसे ही आते भी हैं एसएससी में। सो द फर्स्ट वर्ड इज obnoxious, एंड यहाँ पे यू हैव टू चूज अ वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग। ठीक है, क्लोजेस्ट इन मीनिंग, जो सबसे करीबी हो इस obnoxious के, वही आपको आंसर करना है। एंड योर आंसर फॉर दिस इज अनप्लीजेंट। ठीक है, obnoxious इज अ नेगेटिव वर्ड। ये अच्छा नहीं होता है, नॉट गुड के सेंस में ये इस्तेमाल होता है। कोई भी चीज जो बहुत अच्छी नहीं है, गुड नहीं है, उसके लिए आप इस एडजेक्टिव को इस्तेमाल कर सकते हैं। Something is obnoxious, that means something is very unpleasant. His behavior is obnoxious, that means his behavior is not good, his behavior is unpleasant. Other words को देख लेते हैं क्या क्या है। Propitiate, propitiate is equal to satisfy, किसी को संतुष्ट करना। To propitiate somebody's demands, to satisfy somebody's demands. Infructuous is unfruitful, या फिर vain, व्यर्थ बोल सकते हैं इसको। फ्रूटफुल नहीं है बिल्कुल भी। अनफ्रक्चुअस मेथड, ये तरीका अनफ्रक्चुअस है, यानी कि ये तरीका अनफ्रूटफुल है, इनसिग्निफिकेंट है। इनसिग्निफिकेंट भी बोल सकते हैं। अनफ्रूटफुल ज्यादा सही है, बिल्कुल भी उससे कुछ आउटपुट आने वाला है नहीं। तो दैट मेथड, दैट वे इज अनफ्रक्चुअस। एंड फोर्थ ऑप्शन इज पोर्टेंटस। पोर्टेंटस इज ominous, अमंगल सूचक। पोटेंटस या ओमिनस वो चीजें होती हैं जिससे आपको कुछ अमंगल होने का अंदेशा हो, ऐसा लगे कि फ्यूचर में बात कुछ बिगड़ सकती है, अच्छा होगा नहीं। सो दैट थिंग इज पोटेंशियस। कंसिलिएशन इज कॉम्प्रोमाइज, इज इक्वल टू रिकंसिलिएशन, भी आपने सुना होगा, या रिकंसाइल, ये वर्ब बन के आता है। एंड इसी रिकंसाइल को आप जब नाउन बनाएंगे सो रिकंसिलिएशन बन जाएगा। टू कॉम्प्रोमाइज, टू रिकंसाइल, कंसिलिएशन, ये आपका सिनोनिम हो गया, आंसर हो गया। समझौता करना, तालमेल बिठाना, सामंजस्य स्थापित करना, उसको आप बोलते हैं कंसिलिएशन। जो अदर वर्ड्स हैं उनको देख लेते हैं। परवर्स इज करप्ट, करप्ट, नॉट गुड या बैड के सेंस में आप इसको इस्तेमाल करेंगे। ये इम्प्रॉपर या इनकरेक्ट भी इसकी मीनिंग हो सकती है। करप्ट या इम्प्रॉपर, या फिर इनकरेक्ट के सेंस में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। परवर्स, करप्ट। एंड द नेक्स्ट इज वेलर। वेलर इज बहादुरी, वीरता। सो वैलियंट सुना होगा, उस वैलियंस से आपका वैलियंस भी बन जाएगा, बहादुरी या वीरता। एंड इनएक्सट्रिकेबल, देखिए अगर कोई चीज है और वो आपस में इनएक्सट्रिकेबली इंटरट्विन्ड है। आपने हेयर बैंड या रबर बैंड देखा होगा बचपन में, और कभी कभार वो ऐसा उलझ जाता है कि फिर आप उसको सुलझा नहीं सकते। तो ये किस तरीके से उलझा हुआ है? ये इनएक्सट्रिकेबली उलझा हुआ है। ठीक है, entangled in a way that it cannot be opened, इसको आप खोल नहीं सकते, it cannot be reopened। inextricable, जिसको extricate ना किया जा सके,
इनएक्सट्रिकेबल, आप उसको एक्सट्रिकेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, ऐसी चीजों को आप बोलते हैं इनएक्सट्रिकेबल। उलझा हुआ जिसको आप अब अलग नहीं कर सकते। So your answer is impossible to separate. सेपरेट नहीं कर सकते आप उसको। यहां पे आपको अपोजिट बताना है इन वर्ड्स का। द फर्स्ट वर्ड इज इंजेनुअस। इंजेनुअस होता है डोसाइल, सीधा साधा, आर्टलेस, ठीक है, बिल्कुल कला छला उसके अंदर है नहीं। वो पर्सन बहुत ही ज्यादा डोसाइल है, बहुत ही सीधा साधा है, तो वो इंजेनुअस है, आर्टलेस है। तो जाहिर सी बात है इसका अपोजिट हो जाएगा आर्टफुल, जो बिल्कुल भी आर्टलेस ना हो, बहुत आर्टफुल हो। इंसीडियस, इंसीडियस को याद रखना आसान है, इनसाइड यानी अंदर, और जो आपके टीम में रह के दूसरे की टीम के लिए काम करे, ऐसा पर्सन इज insidious। है वो inside but he is working against you, that means that person is insidious। वो बहुत ही ज्यादा आर्टफुल है, टैक्टफुल है, उससे बच के रहने की जरूरत है। भीतर घाती सुने होंगे, तो भीतर यानी अंदर, और घात करने वाला, अंदर से घात करने वाला आदमी इंसिडियस होता है। डेनिग्रेट इज इक्वल टू डिस्पैरेज, किसी का नाम खराब करना, किसी को बदनाम करना। डिस्पैरेज बदनाम करना, नाम खराब करना। टू डिफेम, कन्फ्रंटेशन मतलब सामना करना। एनकाउंटर, आप उस चीज को एनकाउंटर करते हैं, सामना करते हैं। एन एब्स्टीमियस इज परहेजी या संयमी। एब्स्टिनेंट भी बोल सकते हैं इसको आप। वो बहुत ही ज्यादा परहेजी है, बहुत ही ज्यादा संयमी है, ठीक है, आप उसको एब्स्टीमियस बोलते हैं। समवन हु हैज इनफाइनाइट कंट्रोल ऑन हिमसेल्फ, उसको बहुत ही ज्यादा अपने ऊपर कंट्रोल होता है। ही इज नॉट मूव्ड बाय सिचुएशंस, ऑर्डिनरी सिचुएशंस, या फिर कोई टेम्पटेशन आप उसको दे दें और फिर वो फटक जाए, उसके तरफ चल पड़े, ऐसा उसके साथ होता नहीं। बिकॉज दैट पर्सन इज वेरी एब्स्टीमियस, ही इज वेरी कंट्रोल्ड। नेक्स्ट इज इन्यूमरेबल, यहाँ नंबर आपको दिख रहा होगा। इन्यूमरेबल यानी असंख्य, जिसका कोई सीमा ना हो, ठीक है, और इसका अपोजिट हो जाएगा लिमिटेड, सीमित। सो दिस इज योर आंसर। अदर वर्ड्स को देख लेते हैं। लॉन्गिंग, लॉन्गिंग मतलब होता है किसी चीज के लिए इच्छा या चाहत। आपको अगर कोई चीज के प्रति लॉन्गिंग है तो दैट मीन्स डिजायर बोल सकते हैं इसका सिनोनिम, ठीक है। लॉन्गिंग फॉर समथिंग इज डिजायर फॉर समथिंग, इच्छा। एंड बैशफुल इज शाई, शर्मीला या संकोची। डिफिडेंट, कॉन्फिडेंट का उल्टा होता है ये, कॉन्फिडेंट नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ज्यादा डिफिडेंट है, बहुत ज्यादा शाई है, संकोची है, तो बैशफुल है। एंड रेटिसेंट इज अल्पभाषी, बहुत कम बोलने वाला, बोलता बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम बोलने वाला पर्सन इज कॉल्ड रेटिसेंट। इसके लिए दूसरा जो वर्ड है वो है टेसिटर्न। टेसिटर्न भी बहुत कम बोलने वाला, एंड रेटिसेंट भी बहुत कम बोलने वाला, चुप रहने वाला हमेशा।
यहाँ पे आपको 4 वर्ड्स दिए हुए हैं और चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सिर्फ एक की स्पेलिंग सही है उसी को चूज करना है आपको। एंड यहाँ पे शिमर सी, इसकी स्पेलिंग सही है, इसका मीनिंग होता है टू ग्लिटर, चमकना, ठीक है। एंड री इनकारनेशन, ये जो यू लिखा हुआ है इसको ए बना दीजिए तो इसका स्पेलिंग भी सही हो जाएगा। री इनकारनेशन का मतलब होता है अवतार लेना या पुनः जन्म लेना, ठीक है। री इनकारनेशन, जैसे भगवान के री इनकारनेशन कई सारे हैं, फलाना अवतार, ढमाका अवतार, मत्स्य अवतार, शुकर अवतार। एंड ये इनवेगोरेट नहीं होता है, द वर्ड इज इनविगरेट, आई बनाइए उसको। एंड इनविगरेट मतलब होता है टू फोर्टिफाई, ए की जगह आपको चाहिए क्या, आई। एंड द मीनिंग इज टू स्ट्रेंथन, टू फोर्टिफाई। एंड फेलोनियस की स्पेलिंग में ई की जगह आपको आई चाहिए। एंड द मीनिंग इज विलेनस, फेलोनी से ये बना हुआ है, ठीक है। फेलोनी इज क्राइम, एंड जो इस क्राइम टाइप का हो वो एक्टिविटी आपका फेलोनियस है। एंड फेलोनियस को आप कह सकते हैं क्रिमिनल एक्टिविटी। तो क्रिमिनल एक्टिविटी को आप फेलोनियस एक्टिविटी बोलेंगे। इलीगल भी बोल सकते हैं, लॉलेस या इलीगल एक्टिविटी, क्रिमिनल एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटी, फेलोनियस एक्टिविटी। फेलोनी इज क्राइम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे आपको स्पॉट द एरर, ठीक है, एरर स्पॉटिंग वाला क्वेश्चन है। अगर कोई हिस्से में खराबी है तो बताना है। इफ द फार्मर गॉट अ वॉशिंग मशीन हिज वाइफ कैन डू the laundry quickly. So if the farmer got, ठीक है, ये आपके कैसे सेंटेंसेस में आता है, ये आपका प्रेजेंट हाइपोथेसिस में आता है कि प्रेजेंट टाइप में आप कोई कल्पना कर रहे होते हैं कि अगर उसके पास ऐसा होता वैसा होता, तो इन बातों को आप ऐसे ही बोलते हो इफ के हिसाब से। तो इफ द फार्मर गॉट अ वॉशिंग मशीन, अगर फार्मर के पास एक वॉशिंग मशीन होती तो हिज वाइफ कैन, ये आपका एरर है क्योंकि दोनों पार्ट आपका बनता है कैसा, पास्ट में। हिज वाइफ कुड, इफ द फार्मर गॉट अ वॉशिंग मशीन हिज वाइफ कुड डू द लॉन्ड्री क्विकली, तो आसानी से बड़े जल्दी से कपड़े धुल लेती। आप एक और एग्जांपल सेंटेंस देखिए, आपको बात समझ में आएगी। इफ आई न्यू इट, अगर ये मुझे पता होता, आई वुड टेल यू। ये सेंटेंस सही है। पहले पार्ट में आपका न्यू आया है पास्ट में, एंड सेकेंड पार्ट भी आपका वुड के साथ बनेगा पास्ट वाले सेंस में। एंड ये प्रेजेंट हाइपोथेसिस का सेंटेंस होता है कि वर्तमान में अभी की बात आप कर रहे हैं कि अगर मुझे पता होता, इफ आई न्यू इट आई वुड डेफिनेटली टेल यू, तो मैं तुम्हें पक्का है बता देता, ठीक है। तो ये यहां से समझ में आएगा आपको, वही स्ट्रक्चर है। यहां पे क्या है कि वुड नहीं है, कुड की रिक्वायरमेंट है। हिज वाइफ कुड डू द लॉन्ड्री क्विकली। अगला सेंटेंस देखिए, दे हैड ऑफन हर्ड अबाउट द शिप दे हैव टू ट्रेवल विथ। प्रेपोजिशनल एरर है। दे हैड ऑफन हर्ड, उन्होंने अक्सर उस जहाज के बारे में सुन रखा था जिस जहाज पर उन्हें अपनी यात्रा करनी थी। सो दे हैड ऑफन हर्ड सही है, अबाउट द शिप सही है, दे हैव टू ट्रेवल विथ, जिसपे उन्हें ट्रेवल करना है, एंड द एरर इज प्रेपोजिशनल। हैव टू के साथ कोई इसमें लफड़ा है नहीं, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था, हैड, एंड हैव टू ट्रेवल विथ, प्रेजेंट या फ्यूचर। So have to travel on. The ship
on which they have to travel. तो travel on something, we travel on something, we travel with something नहीं, तो travel takes preposition on, so यहाँ with की जगह पे on लगाइए. They had often heard about the ship they have to travel on. Next 83. I succeeded persuading him to come with me only after hours of argument. मैं उसको परसुएट कर पाया. परसुएट कर पाना यानी किसी को मनाना अपना काम करने के लिए. तो यहाँ किस चीज के लिए मनाया? To come with me. So I succeeded in. यहाँ पे एक प्रीपोजिशन आपको चाहिए in. We succeed in something, in doing something. We directly don't succeed doing something, we succeed in doing something. So I succeeded in persuading him to come with me only after hours of argument. कई घंटे तक बहस करने के बाद जाके मैं उसको समझा पाया, मना पाया अपने साथ आने के लिए. ठीक है, तो succeed in के साथ आता है. यहाँ पे fill in the blank करना है. The ship with its crew has to the bottom of the sea. देखिए, drowned यानी बह जाना, या लोग अक्सर नदी में गिर के बह जाते हैं, पता नहीं चलता उनका कहाँ गए कहाँ नहीं गए. सो उस सीन को आप बोलते हैं ड्राउन, बह जाना. एंड द क्रू हैज वेंट, तो हैज के साथ हैज है तो वेंट का तो कोई सीन ही नहीं बनेगा. ठीक है, गॉन का सीन बनेगा. एंड ड्राउंड का सेंस यहाँ पे इसलिए नहीं है क्योंकि बह जाना. शिप विथ इट्स क्रू हैज ड्राउंड टू द बॉटम. जब बॉटम ऑफ द सी की बात हो रही है तो ड्राउंड नहीं आएगा. ड्राउंड मतलब ऊपर ही ऊपर कहीं बह के चले जाना, पता नहीं चलना कहाँ गया कहाँ नहीं गया. अब आपके पास दो ऑप्शन जो बचे वो हैं गॉन और संकेन. इनमें से आप कौन सा चूज करेंगे? देखिए, संकेन इसलिए नहीं होगा, संकेन इज द करेक्ट वर्ड. सिंक, सैंक, संक. ठीक है, ये आपका बनता है. एंड सिंक, सैंक, संकेन. संकेन आपका पार्टिसिपल के रूप में बनता है, एडजेक्टिव होता है तो आप इसको इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो आप ये इस्तेमाल करते हैं. तो यहां पे आपको पार्टिसिपल चाहिए नहीं. संकेन बोट, डूबी हुई बोट, तो पार्टिसिपल नहीं बन के आ रहा है और V3 होती है संक, इसलिए आप इसको नहीं यूज करेंगे. दूसरा रीजन क्या होता है कि संक का मतलब ही होता है कि अगर यहाँ पे है शिप और ये डूब के आ गया बॉटम पे, ठीक है, ये बॉटम है उसका और शिप डूब के यहाँ पहुंच गया, तो इस घटना को ही आप सिंक कर जाना या संक कर जाना बोलते हैं. तो टू द बॉटम ऑफ द सी, टू रीच, टू गो टू द बॉटम ऑफ द सी, इसी घटना को आप सिंक होना बोलते हो. तो जब ये पूरा डेफिनेशन दे दिया है तो आप इसको सिंक टू द बॉटम ऑफ सी मत बोलो, गॉन टू द बॉटम ऑफ सी बोलो, क्योंकि गॉन टू द बॉटम ऑफ सी इज इक्वल टू हैज संक, डूब गया है. दिस एंटायर फ्रेज इज इक्वल टू सिंक, सैंक, संक, डूब गया. सो दिस इज द रीजन कि आपको गॉन लिखना पड़ेगा क्योंकि वो डिफाइन किया जा रहा है, परिभाषित किया जा रहा है. The peon respectfully asked if he go there. अभी ऐसे सेंटेंस में आपने देखा if he पास्ट वाली बात आएगी, may, had और can नहीं आएगा. had को पास्ट यहाँ पे मत समझिएगा. if he had gone there, sorry, had है तो go के साथ तो आएगा नहीं, had इसलिए भी नहीं आएगा क्योंकि आगे go आ जा रहा है. तो if he may go there and if he can go there में समस्या ये है कि ये आपके प्रेजेंट में आते हैं और प्रेजेंट स्ट्रक्चर ये लेगा नहीं, if आया है. So the peon respectfully asked if he might go there. This is the only correct answer. I know certain that he has gone to England. अगर यहाँ पे मैं sure लिख देता तो आप क्या करते? I know sure that he has gone to England. तो आप लिखते for. I know for sure, I know for certain, both are same. आप चाहे बात बोलो I know for sure या फिर आप बोलो I know for certain,
दोनों सेम है, एक ही बात है। तो आई नो विथ सर्टेन नहीं आएगा, आई नो बाई सर्टेन, आई नो ऑफ सर्टेन, सो ऑब्वियसली आसान सा है, फॉर आएगा। टू ईट हम्बल पाई का मतलब हो जाता है लज्जित हो जाना, शर्मिंदा हो जाना। टू ईट हम्बल पाई, अभी यहां पे कौन सा है, लज्जा, ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएटिंग का मीनिंग भी होता है लज्जित हो जाना। ह्यूमिलिएटिंग सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां, टू यील्ड अंडर ह्यूमिलिएटिंग सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस कैसे थे, ह्यूमिलिएटिंग, लज्जित कर देने वाले, शर्मिंदगी भरे। एंड यील्ड का मतलब होता है टू गिव अप, टू गिव वे या टू गिव अप, हार मान लेना। और हार मानना कैसे, आसानी से नहीं, बड़े ही शर्मिंदगी भरे परिस्थितियों में हार मानना, घुटने टेक देना। ऐसा आपको लज्जित जब होना पड़े कभी, तो आपको यू कैन से कि आई हैड टू ईट हम्बल पाई एट हिज पार्टी, उसकी पार्टी पे मुझे लज्जित होना पड़ा। सो सी इज योर आंसर। टू एंड इन स्मोक, कोई भी बात, कोई भी आपने काम किया, बहुत ज्यादा एफर्ट किया, बट एवरीथिंग एंडेड इन स्मोक, दैट एवरीथिंग फेल्ड, कोई रिजल्ट नहीं आया, नो आउटपुट। ठीक है, आपने एफर्ट तो बहुत किया, बट इट ऑल एंडेड इन स्मोक, इट ऑल वेंट इन वेन, पूरा बर्बाद हो गया, खराब हो गया, तो पूरा फेल हो गया। टू एंड तो लगाएंगे नहीं, टू एंड तो दिया ही उसमें, टू मीट स्मोक एंड टू क्रिएट स्मोक फालतू सा है। तो ये भी आसान था, बहुत आसानी से आप इसको बता सकते हैं। फिट्स एंड स्टार्ट्स, ठीक है, फिट्स का मतलब दौरे पड़ना सुने होंगे, दौरा पड़ना। सो फिट्स की अंग्रेजी वो भी होती है दौरा पड़ना, मतलब दौरा पड़ने की अंग्रेजी फिट्स होती। तो दौरा पड़ना यानी कि नॉट रेगुलर, नॉट सर्टेन। तो फिट्स एंड स्टार्ट्स में जब आप कोई काम करते हैं तो आपको उस काम का दौरा पड़ता है, तब आप करते हैं, फिर मन शांत हो जाता है तो नहीं करते हैं। सो यू आर नॉट रेगुलर। तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन में साफ साफ दिया हुआ है कि ही डज हिज वर्क इन फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी अपने काम को टुकड़े में करता है, जब उसका मन किया थोड़ा सा कर दिया, फिर मन किया फिर थोड़ा सा कर दिया। इट डजंट डू हिज वर्क रेगुलरली। तो ये आपका ऐसा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, एंड दिस इज योर आंसर। टू स्टार्ट स्पेशल वर्क, टू बी अनटाइडी, नो, नॉट ऑन गुड टर्म्स, बिल्कुल नहीं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का खेल है, इसमें आपको बताना है कि गिवन फ्रेज या सेंटेंस के लिए एक शब्द कौन सा होगा। अ पर्सन हुज ट्रेड इज कटिंग अप एंड सेलिंग मीट इन अ शॉप, तो बहुत ही फेमस शब्द है बुचर। बुचर मतलब कसाई, कसाई का ही ये काम होता है कि वो जानवरों को काटेगा और बेचेगा। मसैकर मतलब होता है जेनोसाइड, नरसंहार, बहुत ही ज्यादा संख्या में लोगों को हत्या कर देना, तो मसैकर कहलाता है। एंड वेंडेटा इज अ फ्यूड, फ्यूड मतलब होता है कि बहुत दिनों से कोई झगड़ा चला आ रहा है, आप ऐसे लॉन्ग लास्टिंग फ्यूड, खानदानी झगड़ा, दो परिवार के बीच में, द वेंडेटा बिटवीन द टू फैमिलीज रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ देयर सन्स, ठीक है, दोनों परिवारों के बीच में जो वेंडेटा चल रहा था 25 सालों से, वेंडेटा यानी खानदानी झगड़ा, खानदानी मनमुटाव जो कई सालों से चला आ रहा हो। सो द वेंडेटा बिटवीन द टू फैमिलीज रिजल्टेड इन डेथ ऑफ देयर सन्स, आखिरकार उनके बच्चों की मौत हो गई आपस में झगड़ा करके। तो लॉन्ग लास्टिंग, जो काफी बहुत टाइम से चला आ रहा हो, एंड ब्लडेड, ठीक है, ब्लड फ्यूड, तो फ्यूड है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। एंड डोयन इज एन इंपॉर्टेंट पर्सन,
किसी इंपॉर्टेंट या फॉरमोस्ट पर्सन को आप बोलते हो डोएन। अ टेम्परेरी स्टे, नेक्स्ट 91, अ टेम्परेरी स्टे इज सोजर्न। किसी जगह पे आप जाते हो और थोड़े टाइम के लिए, चाहे 2-4 घंटे के लिए या रात भर के लिए भी अगर आप रुक गए, सो दैट इज कॉल्ड सोजर्न। आप बस थोड़ा सा विश्राम वहां पे करते हो और फिर उठ के आगे चल देते हो, ऐसे स्टे को आप बोलते हैं सोजर्न। तो दिस इज योर आंसर। टेम्पेस्ट मतलब होता है अ स्टॉर्म, एक तूफान, वायलेंट विंड, उसको आप तूफान बोलते हो, टेम्पेस्ट या स्टॉर्म। सबटल का मतलब होता है नॉट नोटिसेबल, हो जाएगा और पता नहीं चलेगा कि हो रहा है या कैसा, तो इसको आप बोलते हैं बहुत ही ज्यादा सबटल है वो चीज। जैसे कि ही इज वेरी सबटल इन हिज मेथड्स, तो वो बहुत ही सबटल है अपने तरीकों में, वो पता नहीं चलने देता है कि व्हाट ही इज अप टू, आप उसके इरादों को कभी जान नहीं पाएंगे। ही इज वेरी सबटल इन हिज वेज। एंड एलिगी इज अ सैड सॉन्ग। कोई दुख भरा गीत जब आप गाते हैं, अक्सर आप किसी की मृत्यु के बाद, होगा कुछ जगहों पे परंपरा गाना वाना गाने का, सो एलिगी इज अ सैड सॉन्ग। इसको मॉर्निंग भी आप बोल सकते हो, MOURNING, मॉर्निंग। मॉर्निंग इज एक्सप्रेसिंग योर ग्रीफ आफ्टर द डेथ ऑफ योर डियर वन। कोई करीबी के डेथ के बाद जो आप मॉर्निंग करते हो, उसी को आप एलिगी भी बोल सकते हो। द नेक्स्ट इज अ पर्सन हु हैज कन्वर्टेड फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर। दिस वन इज इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। एंड योर आंसर इज प्रोसेलाइट। ठीक है, ऐसे पर्सन को आप प्रोसेलाइट बोलते हैं, हु हैज कन्वर्टेड फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर। बाकी वर्ड्स को देखिए। एसेंट, एसेंट मतलब होता है सहमति, कॉन्सेंट समझ सकते हैं आप। ठीक है, साइलेंस इन कॉन्सेंट, सहमति। एंड नॉन कन्फर्मिस्ट, कन्फर्मिस्ट मतलब होता है रूढ़िवादी, कन्वेंशनल। और जो नॉन कन्फर्मिस्ट होता है वो अरूढ़िवादी होता है। एंड इसका एंटोनिम मैं लिख रहा हूं, कन्फर्मिस्ट इज इक्वल टू कन्वेंशनल। रूढ़िवादी, परंपरागत, बहुत परंपरा हिसाब किताब से बंध के जो रहे, दैट पर्सन इज कन्फर्मिस्ट। पहले पूरा कंफर्म कर लेगा तभी उस रास्ते पे चलेगा। एंड नॉन कन्फर्मिस्ट ये आइकनोक्लास्ट होते हैं। इसका सिनोनिम यू कैन से इज iconoclast. They don't conform rituals and things, they just act on their instinct. जो उनका मन किया उसको वो करने लगते हैं तुरंत, वो बहुत ज्यादा परंपरा और रूढ़ियों का ख्याल नहीं करते। एंड द लास्ट वर्ड इज नॉन परेल। नॉन परेल, ये नॉन मतलब नेगेटिव आ गया, एंड पार, ठीक है, पार का मतलब समझिएगा, पार इज फॉर इक्वल। ही इज एबव पार, यानी औसत से आज अच्छा है। ही इज बिलो पार, यानी आज औसत से नीचे है। तो पार मतलब होता है इक्वल, और इक्वल नहीं है वो, आज इक्वल से ऊपर है तो एबव पार हो गया, इक्वल से नीचे है तो बिलो पार हो गया। एंड ये वर्ड क्या है, नॉन परेबल। पार इज इक्वल, सो जिसके इक्वल कोई ना हो, अतुल्य, उसके इक्वल कोई है ही नहीं। ही स्टैंड्स आउट, ही इज नॉन परेल, ही कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू एनीवन।
93 dumbfounded by the accusation he could offer no serious defense. इम्प्रूव करना है, अगर कुछ कमी है तो इम्प्रूव करिए, अदरवाइज नो इम्प्रूवमेंट पे टिक करिए. सो डम्बफाउंडेड का मतलब होता है कंफ्यूज्ड, फ्लैबरगास्टेड, परप्लेक्स्ड. बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड, एक्सट्रीमली कंफ्यूज्ड. So extremely confused by the accusation, he could offer no serious defense. कोई भी अच्छा डिफेंस वो नहीं दे पाया. No correct defense, no severe defense, no certain defense. कोई भी इसमें से आप यहाँ रखेंगे serious की जगह पे तो सही नहीं आएगा. So your answer is serious defense, no improvement. Dumbfounded by the accusation, he could offer no serious defense. Sentence is okay, no problem. Ramu never makes at least a century each time he plays cricket. अब नेवर की जगह पे ऑप्शन कौन कौन सा दिया है? सेल्डम, ऑलवेज, फॉरएवर, नो इंप्रूवमेंट. सो रामू फॉरएवर मेक्स एट लीस्ट अ सेंचुरी ईच टाइम ही प्लेज क्रिकेट. नो सेंस. फॉरएवर मतलब होता है हमेशा के लिए, तो ये सेंस आप भरेंगे तो आपका सेंस कंप्लीट नहीं होगा. रामू फॉरएवर मेक्स एट लीस्ट अ सेंचुरी ईच टाइम ही प्लेज क्रिकेट. तो ईच टाइम ही प्लेज क्रिकेट, यहां से आपको आइडिया मिलेगा कि हर बार जब वो क्रिकेट खेलता है वो कम से कम एक सैकड़ा जरूर लगाता है. सो योर आंसर इज ऑलवेज. रामू ऑलवेज मेक्स एट लीस्ट सेंचुरी. हर बार कम से कम एक सेंचुरी तो लगाता ही लगाता है जब वो क्रिकेट खेलता है. ईच टाइम ही प्लेज क्रिकेट. तो फॉर एवर एंड सेल्डम, नो सेंस. अभी आप अगर से सेल्डम फिल कर देते, रामू सेल्डम मेक्स एट लीस्ट ए सेंचुरी ईच टाइम ही प्लेज क्रिकेट. सो रामू सेल्डम मेक्स अ सेंचुरी. इतना होता सिर्फ सेंटेंस तो सही हो जाता है कि हाँ बिरले ही वो कभी सैकड़ा मारता है, मतलब नहीं मारता है. यहां पे आपको ऑलवेज चाहिए. I would soon walk than stand in the cold waiting for the bus. इस soon के जगह पे करेक्ट वर्ड चूज करना है. I would hardly walk, I would longer walk than, I would rather walk than. ठीक है, तो ये सही है आपका. I would rather walk than. I would rather, rather का मतलब हो जाता है बल्कि, के बजाय. So I would rather walk than stand in cold waiting for the bus. बल्कि मैं चलना पसंद करूंगा बनिस्पत यहां ठंड में खड़े होके बस का इंतजार करने के. तो बस ठंडे में खड़े होके बस का इंतजार करने के बजाय मैं पैदल चलना पसंद करूंगा. I would rather walk. तो यहां तक आपका हो गया. यहां पैसेज शुरू हो गया. पैसेज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं. 96. What was the stranger's condition for joining Robin's band? स्ट्रेंजर की शर्त क्या थी रॉबिन का बैंड ज्वाइन करने के लिए? Only if he and Robin have a competition of shooting arrows. Only if he is defeated by Robin in a competition of shooting arrows. कि सिर्फ अगर कंपटीशन हो गया तो भी वो ज्वाइन कर लेगा, या फिर अगर कंपटीशन हुआ और रॉबिन ने उसको हरा दिया तब वो ज्वाइन करेगा. Only if he should be better than Robin in shooting arrows. सिर्फ अगर वो रॉबिन से बेटर होगा शूटिंग एरो में तभी वो ज्वाइन करेगा. Only if Robin would let him better at shooting arrows. So obviously अभी इसमें without reading the passage, ये मैंने पहले ही बताया है तो कि आप कैसे आप without reading the passage कॉमन सेंस से आप इसको आंसर कर सकते हो. So your common sense answer is B. कि अगर रॉबिन उसके साथ कंपटीशन कर ले शूटिंग एरोज का तो वो उसका बैंड ज्वाइन कर लेगा. रॉबिन अगर उसको हरा देगा तब वो उसका बैंड ज्वाइन करेगा. एंड अगर वो रॉबिन से बेटर निकला तो उसको जरूरत है क्या रॉबिन को ज्वाइन करने की. एंड अगर रॉबिन उसको बेटर निकलने दे अपने से तो ये कौन सी कंडीशन है. सो बहुत ज्यादा स्टोरी वगैरह पढ़ के आपको आइडिया हो जाएगा. अदरवाइज यू कैन चेक कि ही वांटेड टू ज्वाइन अ कंपटीशन ऑफ शूटिंग एरोज विथ रॉबिन. क्यों?
if he was defeated in that competition he would gladly join Robin and his men. तो साफ साफ लिखा भी हुआ है. So this is your answer. What did Robin's men do? Robin के आदमियों ने क्या किया? ठीक है. They refused to let stranger prove his skills. They sent stranger away. They made arrangements for the competition. They made the stranger prove his skill. ठीक है, तो ये दोनों तो आएगा नहीं, नेगेटिव है. सी या डी में से कोई आपका आंसर होगा. यू कैन स्टिल चेक दिस. Soon arrangements for the competition was made. तो जाहिर सी बात है ए नहीं है आंसर, बी नहीं है आंसर, जो मैंने पहले भी खारिज कर दिया है. They made arrangements for the competition. Robin's men carved bull's eye on the trunk of a tree at a distance of about 50 yards. Taking out his bow and arrow, the man carefully shot an arrow which struck right into the center of the bullseye. Robin's men were surprised at man's skill. Then Robin took the bow and shot an arrow which not only hit the bull's eye in the center but broke the stranger's arrow in the middle. Robin thus proved that he had better skills than the stranger. The stranger was amazed to see this and said, I have never seen such a skill in all my life. It will be a pleasure for me to join you and your men. My name is John Little. Robin and his men gladly welcomed him, but Robin said that from then on he would be known as Little John. तो क्या arrangement? They made arrangements for the competition. यही उसके आदमियों ने किया था. They made stranger prove his skill. ये आप इसलिए खारिज करेंगे क्योंकि stranger ने खुद अपने स्किल को प्रूव किया था, उसके आदमियों ने उसको नहीं स्किल प्रूव करवाया था. So C is your answer. How did the stranger know that Robin had better skills than him? When Robin's arrow hit, ये stranger को पता कैसे चला कि Robin की स्किल उससे अच्छी थी? When Robin's arrow hit the bullseye, नहीं, वो तो उसकी भी आई कोई हिट की थी. When Robin agreed to let him compete with him, तो इतने बात से नहीं पता चला. When Robin beat him in competition, नहीं. When Robin's arrow hit the bullseye and broke the stranger's arrow, yes. तब जाके उसको पता चला कि ये तो मेरा भी बाप है. What name did Robin give him? Little John. मैंने पहले भी बताया था कि फर्स्ट 2 सेंटेंसेस जरूर पढ़ें किसी भी पैसेज का, कम से कम यहां तक, एंड लास्ट का सेंटेंस जरूर पढ़ें. इससे आपको कम से कम 2 क्वेश्चन का आंसर तो साफ साफ मिल जाता है और बाकी कोई क्वेश्चन के बारे में आइडिया हो जाता है. तो रॉबिन लिटिल, रॉबिन हुड, लॉर्ड लिटिल नहीं, लिटिल जॉन आखिरी वर्ड है पैसेज का. And finally, what did Robin do after the competition? He welcomed the stranger to the band and changed his name. He changed the stranger's name. He welcomed the stranger, sent the stranger away. ये और ये इनकम्प्लीट है, ए पूरा कंप्लीट है कि उसको वेलकम भी किया, welcomed him and changed his name. So A is your answer. So easy पैसेज था कुल मिला जुला के, 5 में 5 मिलना चाहिए इसमें. तो ओवरऑल ये कंप्लीट जो एसटी थी आपकी बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं थी, बहुत आसान था. इसमें मोर देन 40 तो 100% आपका स्कोर होना ही होना चाहिए. सिर्फ वोकैब वाला सेक्शन जो पहला 4 क्वेश्चन था वही थोड़ा सा ट्रिकी होने की पॉसिबिलिटी है अगर आपने नहीं सुना है तो. अदरवाइज ओवरऑल द पैसेज द टेस्ट वाज वेरी इजी. So I hope that I have been able to explain things accurately. Thank you for being patient and listening carefully.